Hello students, I hope that all of you are fine. So, I wish that all of you are in regular touch of your study. लगातार आप लोग अपनी पढ़ाई के टच में बने रहे हैं और बने रहेंगे. So today we are going to start our chapter number third of social and political life. As you know, civics. इसमें आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थर्ड चैप्टर हमारा है द स्टेट गवर्नमेंट. द टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर इज स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज इन द अर्लियर चैप्टर, इन चैप्टर नंबर 2, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर. So in that chapter we have discussed about the health care of the citizen of India. What is the rules and regulations for the government to maintain the proper health of the citizen? In this sentence we will know what the state government is. In this chapter we will know what the state government is. So come on the topic, don't waste your time. First is working of government as state level in a democracy. State level पर government का क्या काम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. रूल ऑफ MLAs एंड मिनिस्टर्स. स्टेट लेवल पर जो MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, या मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनका क्या काम होता है वो हम पढ़ेंगे. स्टेट एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, क्या काम होता है. द गवर्नर के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आइए इसको शुरू करते हैं. अ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द रोल्स एंड authorities. A state government has the roles and authorities somewhat like the central government. जिस तरह आपकी केंद्र की सरकार है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में सरकार है अभी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की तरह स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ उनके प्राधिकरण होते हैं. बट इट्स फंक्शनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, जो फंक्शनिंग, जो काम होता है वो लोकल गवर्नमेंट से डिफरेंट होता है. अब लोकल गवर्नमेंट क्या, जो आपकी पंचायत होती है, ठीक है, पंचायत से अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है. ध्यान रखना इस चीज़ को. अब इट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेज. जो आपकी गवर्नमेंट है इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं. पहली द लेजिस्लेचर. जिसको आप कहते हो व्यवस्थापिका, मतलब लेजिस्लेशन, जो व्यवस्थाओं को मैनेज करते, जो व्यवस्थाएं करती है. सेकंड है द एग्जीक्यूटिव होती है जो कार्यपालिका, जो काम करती है. भाई लेजिस्लेटिव ने क्या किया, इसने कुछ रूल बनाए. आप इस तरह समझो कि व्यवस्थाओं को ध्यान में रखती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है. कौन, लेजिस्लेचर. अब उनको आगे फॉरवर्ड करती है कौन, एग्जीक्यूटिव. कार्य जो काम करती है, भाई पॉलिसीज बनाती है लेजिस्लेचर, उन पर काम करती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका. एंड जुडिशरी, और यह ध्यान रखना कि भाई किसने कानून तोड़ा तो नहीं, रूल तोड़ा तो नहीं. न्यायपालिका जिसको आप कहते हो, कोर्ट जिसको आप कहते हो, वो आपकी होती है जुडिशरी. सो द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. याद रखना बेटा. द स्टेट लॉज आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. अब जो राज्य कानून होते हैं, एक राज्य के कानून होते हैं, वो राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य के स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ. अब जो एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या, वो इन लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं. इन कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है. जुडिशरी क्या करती है, एंश्योर करती है, ध्यान रखती है द लॉज आर प्रोटेक्टेड, क्या कानून को माना जा रहा है, जो नियम बनाए गए हैं क्या लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जो कानून हमने बनाए हैं क्या लोग उनका फॉलो कर रहे हैं. इन सब बातों का ध्यान कौन रखती है, जुडिशरी रखती है. उनको लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है, और उनको बनाता कौन है, लेजिस्लेचर बनाता है.
ध्यान रखना बेटा, देयर आर 3 ब्रांचेज, वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज जुडिशरी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। एज वी नो स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के लेजिस्लेचर होते हैं, एक होता है बाई कैमरल, एक होता है यूनिकैमरल। अब कैमरल क्या है? सदन। बाई मीन्स 2 सदन होते हैं और किसी में 1 सदन होता है, किसी में 2 सदन होते हैं, किसी में 1 सदन होता है। इसको ध्यान रखना बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपके टाइप्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है या टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर है, ये बहुत मेन टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुने। बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ बोथ द अपर एंड लोअर हाउसेज। यहाँ पर हाउसेज बोलते हैं, हाउसेज बोला है बेसिकली, अपर एंड लोअर हाउसेज। बाइकैमरल जो 2 सदन होते हैं, 2 सदनों में जो द्विसदनीय लेजिस्लेचर है उसमें 2 हाउस होते हैं, एक अपर एक लोअर, एक होता है अपर एक होता है लोअर। अपर हाउस को आप कहते हो विधान परिषद, सुना है ना आपने कि भाई विधान परिषद के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, ठीक है। विधान परिषद, द अपर वन इज द विधान परिषद, जिसको आप कहते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहते हो? लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं। यहाँ पर सबको, क्योंकि जो अगर बड़ा एरिया है तो बाइकैमरल होगा और छोटा सा राज्य है तो यूनिकैमरल होगा। तो मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ये सब बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय लेजिस्लेचर हैं। ऑल अदर स्टेट्स, इनके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वो सब यूनिकैमरल हैं, जहाँ पर सिर्फ एक हाउस है जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हो, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हो। अपर हाउस को कहते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस को कहते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो सिंगल हाउस यहाँ पर होता है उसको आप कहते हो लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या होती है? लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। विधान परिषद, अपर हाउस, विधानसभा, लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस। क्लियर बेटा? वेरी गुड। विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में यहाँ पर जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी जो आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लगेगा, आपके स्टेट के बारे में पता लगेगा, आपके गवर्नमेंट के बारे में पता लगेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन विधानसभा इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न। अब आपको पता है कि जो विधानसभा में मेंबर की संख्या होती है, सदस्यों की संख्या होती है, वो डिपेंड करती है कि उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उसके प्रोपोर्शन में मेंबर फिक्स किए जाते हैं। द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स एंड देयर टेन्योर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द लोकसभा। अब जो इनकी क्वालिफिकेशन, भाई जो मेंबर होते हैं विधानसभा के, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका ड्यूरेशन, उनका टेन्योर, सब कुछ लोकसभा के मेंबर के अकॉर्डिंग ही होता है, उनके जैसा ही होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द विधानसभा, विधानसभा में टोटल मेंबर कितने? 500। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500। और मिनिमम कितने होने चाहिए? 60। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 और मिनिमम कितने होने चाहिए? 60। बट देयर आर स्पेशल प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्मॉल स्टेट्स। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वहाँ पर 60 भी नहीं है, वहाँ पर 60 भी नहीं है, उनसे भी कम मेंबर वहाँ पर रखने पड़ते हैं। और ये उन राज्य के लिए कुछ खास प्रोविज़न हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। और वो छोटे राज्य कौन से हैं? मान लो अब गोवा हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया। इन स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उसमें 60 से भी कम मेंबर हैं, उनमें 60 से कम मेंबर हैं। आप कह सकते हैं कि 30 to 40 मेंबर्स के आसपास इन सब में है।
नॉर्मली अ विधानसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 ईयर्स। आपको पता है कि विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी और ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब आपको पता है कि विधानसभा के इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं, तो 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा बनेगी। लेकिन अगर इमरजेंसी हो, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो क्या होता है कि दोबारा से इलेक्शन होंगे, दोबारा से विधानसभा के मेंबर चुने जाएंगे, तब विधानसभा बनेगी। ठीक है। दूसरा, अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, अगर अविश्वसनीय प्रस्ताव आ जाए, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, भाई जो अपोजिशन वाले हैं या उनके टीम के मेंबर हैं वही रख दे भाई अविश्वास प्रस्ताव है, हमें नहीं इन पे विश्वास है, तो भी विधानसभा के इलेक्शन दोबारा होंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक आदमी क्या उसने बोल दिया कि भाई अविश्वास प्रस्ताव रखता हूँ मैं, ऐसा नहीं, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ध्यान समझना बेटा, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत काम आपके आएगा। आइए आगे चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो विधानसभा के मेंबर हैं वो सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इनका जो समय होता है 5 साल का होता है। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? किसकी? वोटर की। वोटर की योग्यता क्या होगी? पहले तो बात, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कंप्राइजिंग ऑफ पीपल ऑफ ऑल कास्ट। आपको पता है कि हर एक जाति, धर्म, समुदाय के लोगों की जो उम्र फिक्स की गई है वो 18 ईयर्स की हुई है, कि 18 या उससे बड़ी उम्र के लोग जिसका वोटर आई डी कार्ड बन जाता है वो वोट डाल सकते हैं। 18 या 18 साल से बड़े जो हैं वो वोट डाल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब एक सार्वभौमिक अधिकार होता है। ये क्या होता है? सार्वभौमिक अधिकार, वोट डालने का सार्वभौमिक अधिकार, मतलब कि जो भी 18 साल का हो गया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भेद का हो, वो वोट डाल सकता है, वो वोट डाल सकता है। द सिस्टम ऑफ सेक्रेट बैलेट इज फॉलोड। द सिस्टम ऑफ सेक्रेट बैलेट इज फॉर्म्ड, इज फॉलोड। कौन सा? द रोल ऑफ सेक्रेट बैलेट। ठीक है भाई, आपको पता है कि जब अंदर वोट डालने जाते हैं, अगर आप में से कोई गया है बाय चांस या देखा है, तो वहाँ पे ये नहीं पता था कौन किसको वोट डाल रहा है, बस वोट डाल दिया तो डाल दिया, ये नहीं पता किसने किसको वोट डाला है। एट नो वन कैन आस्क हु हैज़ वोटेड फॉर होम। और इसमें कोई नहीं जान सकता कि किसने किसको वोट डाला है, बस ये आपका अधिकार है, आप आराम से जाकर वोट डालोगे और कोई आपसे यह नहीं जान सकता भाई दिखा मुझे किसको वोट डाली, नहीं कह सकता। इस सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जो आपके ये सीट होती हैं, मेंबर्स होते हैं, कुछ जगह के लिए फिक्स होता है कि भाई इतनी सीटों पर ये शेड्यूल्ड कास्ट के लोग आएंगे, इतने सीटों पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर आएंगे। ठीक है, ये इनमें रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट है इलेक्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। इलेक्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। द लेजिस्लेटिव असेंबली like the Lok Sabha elect its speaker and deputy speaker in the first sitting after the elections for the functioning of the विधान सभा। ये कह रहा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि भाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लो आपकी लोकसभा है, तो लोकसभा क्या करती है कि जब उनका इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद जो पहला उनकी मीटिंग होती है, जो पहली उनकी सीटिंग होती है, एक साथ जब वो बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो सबसे पहले वो अपने स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं। सबसे पहले वो अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं। तो बेटा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि प्रेजेंट में जो हमारे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है उनका नाम क्या है। लोकसभा में हमारे जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का नाम क्या है, और साथ ही साथ आप मुझे राज्यसभा के स्पीकर और
डेप्यूटी स्पीकर का भी नाम बताएंगे। वहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होगी, जब आप मुझे आंसर होंगे तब मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द विधानसभा परफॉर्म्स। अब जो स्पीकर बनता है विधानसभा का वो क्या क्या काम करता है, जो स्पीकर बनता है विधानसभा का उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या वो काम करता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला काम, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग होती है वो सब उनकी देखरेख में होती है, उनके फैसले वही करते हैं, उस पर पूरा ध्यान वही रखते हैं। कोई गड़बड़ करता है बीच में तो उनको पनिश करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। रिजोल्यूशंस और बिल्स कैन बी पास्ड ओनली विद हिज और परमिशन। अगर कोई बिल पास कराना है, अगर कोई बिल पास कराना है तो वो भी स्पीकर की परमिशन से ही पास हो सकता है। ही और शी अलाउज टाइम फॉर मेंबर्स टू स्पीक इन द विधानसभा। विधानसभा के अंदर किसी भी मेंबर को कितनी देर बोलना है, कितनी देर वह बोल सकता है, ये सब स्पीकर ही फाइनल करता है। स्पीकर ही फाइनल करता है कि भाई आपको 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है, 15 मिनट आप बोल सकते हैं, और अगर टाइम ओवर हो गया तो वो कह सकते हैं भाई बैठ जाओ, बाकी बातें अगले टाइम में करना। सेकंड है, मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द विधानसभा। विधानसभा में शांति और नियम बनाए रखने के लिए, एक डेकोरम बनाने के लिए जितने भी जरूरी चीज़ें हैं वो सब अधिकार हमारे स्पीकर के पास अवेलेबल होते हैं। कॉल्स फॉर वोट ऑन बिल्स एज वेल एज ऑन अदर नोशंस। अब इनके पास अधिकार होता है कि ये वोट डलवा सकते हैं। अगर कोई बिल पास होना है और वोटिंग उसके लिए हो रही है तो वो ये करा सकते भाई चलो अच्छा वोट करते हैं, आइए, और बहुत ध्यान से इनको वोट करानी होती है क्योंकि आफ्टर ऑल इनको भी एक जिम्मेदारी दी होती है। लास्ट है, कैन एडजर्न द मीटिंग ऑफ विधानसभा। मान लो कोई टॉपिक चल रहा है और ये चाहते हैं नहीं मुझे बर्खास्त करना है, इसको पोस्टपोन करना है, अभी कैंसिल करना, रद्द करना है, तो ये अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा विधानसभा के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अब हम लोग जानते हैं विधान परिषद, जिसको आप कहते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अभी हमने जो विधानसभा पढ़ा वो था आपका लोअर हाउस, लोअर हाउस। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो होता है हमारा अपर हाउस, जिसको आप कहते हैं विधान परिषद, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसके मेंबर कितने होंगे भाई? इसके मेंबर डिपेंड करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पर। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर हैं उनके 1/3 मेंबर, अगर वहाँ पे सपोज करो कि 300 मेंबर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, तो उनके 1/3 मतलब 100 मेंबर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे, ठीक है। और कम से कम 40 तो होने चाहिए, ठीक। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए परमानेंट बॉडी एज इट कैन नॉट बी डिजोल्व। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये परमानेंट होती है, इसको आप डिजोल्व नहीं कर सकते हो, इसको आप रद्द नहीं कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते हो। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। और इनमें से भाई जो 1/3 है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उस 1/3 का 1/3 पार्ट हर 2 साल में रिटायर होता रहता है, हर 2 साल में रिटायर होता रहता है। उनकी जगह दूसरे मेंबर आते रहते हैं। देयर आफ्टर इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द वैकेंट सीट्स। अब जो सीट्स खाली हो गई, रिटायर होने पे जो सीट्स खाली हो गई, उनके लिए दोबारा इलेक्शन होते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर इज 6 years। अब जो यहाँ पे इसकी टेन्यूर होता है, द टर्म होता है, टाइम होता है मेंबर का, वो 6 साल का होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टाइम होता है वो 6 साल का होता है, और हमने विधान परिषद में, विधानसभा में देखा वहाँ पर 5 साल का होता है। इन डिफरेंस को आप ध्यान रखें बेटे। अब इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन होता है वो कैसे होता है? हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का इलेक्शन पढ़ा, कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब जनता चुनती है, वोट होती है, लोग अपना वोट डालते हैं,
तब मेंबर चुने जाते हैं। लेकिन विधान परिषद में क्या होता है जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नर। जितने मेंबर छटने हैं, सपोज करो अगर 6 मेंबर हैं तो 6 में से एक मेंबर आपका स्टेट गवर्नर के द्वारा छांटे जाएंगे, स्टेट गवर्नर के द्वारा छांटे जाएंगे। मेंबर्स आर चूजन फ्रॉम अमंगस्ट द प्रोमिनेंट पर्सन फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी सदन देखा हो, जब राज्यसभा गठित होती है, लोकसभा गठित होती है, जब ये विधान परिषद में सारे मेंबर बैठते हैं, तो आपने वहाँ पर सचिन तेंदुलकर को बैठे देखा होगा, आपने वहाँ पर रेखा जी को बैठे देखा होगा। अब इन्होंने इसलिए सीट नहीं मिली वहाँ पे कि ठीक है अच्छा भाई इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। सचिन ने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा भाई, सचिन तेंदुलकर जी ने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने भी मेंबर होते हैं उनमें से 1/6 पार्ट के जो मेंबर हैं वो गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं, और गवर्नर उनको चुनता है जिन्होंने साहित्य में कोई काम किया हो, कला में कोई काम किया हो, साइंस में कोई काम किया हो, सोशल सर्विस में कुछ काम किया हो, कुछ नाम किया हो, कुछ अच्छा उनका वहाँ पर स्कोप हो। तो सचिन तेंदुलकर ने भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में गुदवाया है क्रिकेट को खेलकर। क्रिकेट की वजह से बहुत पहचान बनी है, तो इसलिए इनका नाम वहाँ की लिस्ट में है। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अब जो वोटर होते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल जो इलेक्शन कराते हैं, तो इलेक्टोरल कलीग जो हैं उनके द्वारा 1/3 लोग चुने जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन द स्टेट। अब ये क्या होते हैं, जो इलेक्टोरल कलीग होते हैं क्या है भाई, मान लो म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर चुनेंगे, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर आपस में चुन लेंगे, या कुछ लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है स्टेट की, वहाँ से कुछ लोग चुनकर और भेज दे जाएंगे। फिर 1/12 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेज ऑफ द स्टेट। अब आपने सुना होगा MLC, सुना होगा MLC के इलेक्शन चल रहे हैं, किसके MLC के। अभी शामली में भी मतलब इसके इलेक्शन हुए थे लगभग अब से 8 महीने से 1 साल पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक टीचर समुदाय, जो टीचर समुदाय है उनमें से कुछ लोग इलेक्ट होते हैं, उनको कुछ इलेक्ट किया जाता है, छांटे जाते हैं उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, उनकी क्वालिटी के बिहाफ पर, उन्होंने जितना टाइम दिया उसके बिहाफ पर, ठीक है। 1/12 जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स में से चुने जाते हैं। जो 1/12 होते हैं ग्रेजुएट, मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, ग्रेजुएशन कर किए हुए लोगों में से चुने जाते हैं। ग्रेजुएट मतलब जो 12th के बाद 3 years की आपकी स्टडी होती है, भाई उसमें आप क्या करते हो, BSc करते हो, BA करते हो, BCom करते हो, या BBA करते हो, BCA करते हो, तो वो ग्रेजुएशन में आती है, तो उनमें से लिए जाते हैं। उसके बाद 1/3 चुने जाते हैं मेंबर्स ऑफ विधानसभा। जो विधानसभा के मेंबर चुने गए थे लोगों के द्वारा, उन मेंबर में से 1/3 लोग चुने जाते हैं विधान परिषद के लिए। तो कितने तरीके से, 5 तरीक़ों से विधान परिषद के मेंबर को चुना जाता है। सबसे पहला तरीका है गवर्नर चुन के भेजता है कि भाई ये कुछ अच्छे लोग हैं, इनका समाज में नाम है, समाज में लोग इनकी इज्जत करते हैं, ये लोग हैं, ठीक है। मान लो उसके बाद जो 1/3 लोग हैं वो म्युनिसिपल कमेटी में से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में से आते हैं, या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनमें से आते हैं। 1/12 जो हैं वो टीचर में से, जिनको एक्सपीरियंस हो गया लगभग 3 years स्टैंडिंग, 3 साल से वो लोग हायर सेकेंडरी एजुकेशन या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। 1/12 लोग आते हैं ग्रेजुएट्स में, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनमें से छांटे जाते हैं, और 1/3 लोग छांटे जाते हैं विधानसभा में चुने हुए मेंबरों में से। 1/3 चुने जाते हैं
विधानसभा में चुने हुए मेंबरों से। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखें क्या क्या काम है। जो विधान परिषद है उसका क्या काम है? द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज ऑन 66 सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। एक है सेंट्रल, जो मतलब राज्य की यूनियन लिस्ट, ठीक है। एक है आपकी स्टेट लिस्ट जो राज्य के अंदर आती है। एक है आपकी मिक्स, जिसमें कि राज्य कॉन्करेंट लिस्ट जिसको आप कहते हो, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर तब उन पर फैसले लेते हैं। तो जो स्टेट के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 66 टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कानून बनाने का काम स्टेट लेजिस्लेचर करता है। इट कैन इनेक्ट लॉज ऑन द 47 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑल्सो। और ये इसके अलावा 47 सब्जेक्ट्स जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है उन पर भी अपने फैसले, अपने कानून बनाता है। बट इफ़ ए लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर रन्स काउंटर टू ए लॉ पास्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। अब ये कहता है कि मान लो स्टेट ने कोई कानून बनाया और उसी चीज़ के लिए सेंटर ने कोई कानून बनाया हुआ है, तो वहाँ पर सेंटर कानून चलेगा, राज्य का नहीं चलेगा। वहाँ पर सेंटर जो अभी केंद्रीय सरकार है उसका कानून चलेगा, इसका नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग आइए बेटे। अब यहाँ पर आप देखिए एक लाइन दी हुई है, एन ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर। एन ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ए लेजिस्लेचर is a temporary measure. It has to be approved within 6 weeks of the start of the next session, otherwise it meets a natural death. ये कह रहा है मान लो गवर्नर है, गवर्नर ने कोई ऑर्डिनेंस इशू किया, कोई कानून इशू कर दिया, कोई ऑर्डिनेंस, कोई इसने बिल पास किया कि भाई ये इशू कर दिया मैंने, और कब किया? ड्यूरिंग द सेशन, जो लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा था उस समय तक। ये टेम्पररी था, क्या था? टेम्पररी, परमानेंट नहीं था, टेम्पररी। और इसको अप्रूव होना जरूरी है 6 हफ्तों के अंदर अंदर। जब से नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, नेक्स्ट सेशन शुरू होने से 6 हफ्तों तक का समय इसके पास होता है अप्रूव होने के लिए। अदरवाइज, वरना ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, वरना इसकी कोई मान्यता नहीं होती। अगर 6 हफ्तों के अंदर अंदर यह अप्रूव हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई मान्यता नहीं होती है। इन एडिशन टू द अबव लेजिस्लेटिव फंक्शन, द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव टू परफॉर्म वेरियस नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन एज वेल। अब जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया फंक्शन क्या होते हैं, तो उन फंक्शन के साथ साथ भाई एक तो कानून बनाने हैं, जो सब्जेक्ट इसके अंडर आते हैं उनकी देखरेख करनी है, उनके लिए कानून बनाने हैं, उनकी व्यवस्था बनानी है। उसके साथ साथ बहुत सारे काम उससे हटकर भी इसके पास है। अलग अलग मेंबर्स को आस्क क्वेश्चन एंड द सेम आर टू बी आंसर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका हर एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनसे भी आंसर की उम्मीद रखता है। दे कैन इशू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? ये नो कॉन्फिडेंस, जो आपका अविश्वास प्रस्ताव मैंने आपको बताया था, उसको सरकार के खिलाफ ला सकता है। जो सरकार है उसके, अगर ये उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसके विरोध में है, तो ये उसके लिए नॉन कोऑपरेशन अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। दे कैन ऑल्सो इशू एडजर्नमेंट मोशंस एंड सेंसर मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये कुछ मोशन है, मोशन में होते हैं कि भाई जब आपकी ये सेशन चल रहा होता है सभाओं में, लोकसभा में जब सेशन चलता है राज्यसभाओं में, तो उनमें मोशन होते हैं, भाई 0 पीरियड हो गया, या एडजर्नमेंट मतलब उसको आगे धकेलना है, उसको रद्द करना है, उस मोशन को भी ये इशू कर सकते हैं। सेंसर मोशन, सेंसर मोशन को भी ये लोग क्या कर सकते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं
आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि दे कैन ऑल्सो इशू एडजर्नमेंट मोशन एंड सेंसर मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल के, उनके विरोध में ये एडजर्नमेंट मोशन भी ला सकते हैं। एडजर्नमेंट मोशन होता है बेटा जो स्थगित प्रस्ताव होता है कि भाई हम इस सेशन को स्थगित करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। या सेंसर मोशन की निंदा प्रस्ताव, मतलब हम आपकी निंदा करते हैं, हम आपके फेवर में नहीं है, हम आपका विरोध करते हैं, हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, ध्यान रखना। एडजर्नमेंट मोशन होता है स्थगित प्रस्ताव, और सेंसर मोशन होता है, सेंसर मोशन क्या होता है? निंदा प्रस्ताव। ये काम होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। किसके होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये काम होते हैं, विधान परिषद के ये काम होते हैं। ठीक है, राज्य विधान परिषद के ये काम होते हैं। क्या कोई दिक्कत है बेटा इसमें? चलिए लिमिटेशन पे आते हैं। कमियां क्या हैं? द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री शुड इन नो वे बी सब्जेक्टेड टू एनी चांस। ये कह रहा है कि जब संविधान बनाया गया था तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनका मानना था कि जो भारत में एकता है, जो भारत में यूनिटी है, ये प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए बराबर सबको अधिकार मिलने चाहिए। Therefore, a provision has been made in the Constitution that if the governor feels that a law passed by the state legislature may prove detrimental to the national unity or is against the larger interest of the country, he can withhold his assent to such a bill and send it to the president for his or her approval. ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोविज़न बनाया गया था जिसमें कि संविधान में बनाया गया था कि भाई अगर गवर्नर महसूस करता है कि जो कानून स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसको प्रूव किया है, उसको आगे लेकर आए हैं, वो भारत की एकता के लिए अच्छा है या उसके भारत की एकता के लिए अच्छा है या अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या भारत के हित में नहीं है। भाई वो भारत के लिए अच्छा है या भारत के लिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ गवर्नर को अगर लगती है, ही कैन विदहोल्ड हिज एसेंट, तो वो अपना विचार उस बिल के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट साहब ये बिल स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है और मुझे इसमें ये दिक्कत लगती है, ये मेरा इसके लिए विचार है, तो कृपया आप इसमें अपना फैसला दें। If the president reject, it is regarded as dead once for all. This position applies to all the subjects of the state list as well as of the concurrent list. अगर प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, अगर प्रेसिडेंट साहब उस बिल को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप ये समझ लो कि वो जो बिल बना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मर गया, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं रहा, उसका कोई वर्चस्व नहीं रहा, उसकी कोई मांग नहीं रही प्रेसिडेंट साहब के मना करने पर। ठीक है, और ये वो हर एक उस काम के लिए कर सकते हैं जो स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं। मतलब स्टेट लिस्ट के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी उसमें सब मेंशन किए हुए हैं, या जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो स्टेट और सेंटर दोनों की लिस्ट है, उसमें से किसी मुद्दे पर कोई नियम, कोई बिल, कोई कानून बनाया गया और गवर्नर साहब ने उस बिल के बारे में अपने विचार रखकर प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दिए, तो प्रेसिडेंट साहब उसमें अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं आया, ये फ़ायदे का नहीं है, भारत के फ़ायदे का नहीं है, तो फिर वो बिल आगे चलेगा ही नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बेटे, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये है इसकी लिमिटेशन, ये है इसकी हदें, ये है इसकी कमियाँ। ठीक है, ओके। आइए अब चलते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई लेजिस्लेटिव असेंबली की पोजीशन कैसी है, स्थिति कैसी है? स्थिति कैसी है? तो इसकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत है, अच्छी है। किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा की। किसकी? विधान सभा की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है।
इट एंजॉयज ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। ये सभी की सभी लेजिस्लेटिव पावर्स को एंजॉय करती है, उन पर अधिकार होता है। इफ़ देयर इज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वहाँ पर है तो यह कमज़ोर होती है असेंबली के कंपैरिजन में, यह कमज़ोर होती है असेंबली के कंपैरिजन में। मतलब कि अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के पास बाउंडेशन ज़्यादा है, हदें कम हैं, लिमिटेड है, लेकिन विधानसभा खुली है, एंजॉय करती है, कोई आपत्ति उसके पास नहीं है। ठीक है, तो ताकतवर कौन है? विधानसभा। इट हैज़ कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो ऑन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव असेंबली का कंट्रोल होता है किसके ऊपर? लेजिस्लेचर के ऊपर या स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। लेजिस्लेचर के ऊपर, जो व्यवस्थापिका है, जो लेजिस्लेटिव है, उसके ऊपर भी इसका कंट्रोल है। किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का। या जो इसके एग्जीक्यूटिव पार्ट हैं, जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हैं, उन पर भी इसका पूरा नियंत्रण कंट्रोल रहता है। अगर उन्होंने मना कर दिया भाई नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तो वो करना ही नहीं है, करेंगे तो उसका उन्हें दंड मिलेगा, पनिश किए जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या संबंध है, क्या रिलेशंस हैं इन दोनों के बीच में। बहुत ध्यान से समझें, काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इसेंशियल फॉर ए स्टेट। जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये एक राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। मतलब आप बड़े राज्य देखो या छोटे देखो, विधानसभा तो आपको सब में मिलेगी। विधानसभा तो सब में मिलेगी ही मिलेगी, अपर हाउस तो सब में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो ऑप्शनल है, विधान परिषद ऑप्शनल है। अगर ज़रूरत है तो बना ली जाएगी, नहीं है तो ख़त्म, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत उसकी है ही नहीं, ये ध्यान रखो। लेकिन असेंबली हर एक राज्य में आपको मिलेगी, असेंबली हर एक राज्य में आपको मिलेगी। इन मैटर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ ओनली फॉर्मल पावर्स एंड हैज़ लिटिल अथॉरिटी इन टॉपलिंग द गवर्नमेंट। इन टॉपलिंग द गवर्नमेंट दैट मीन्स ये कह रहा है कि भाई जो आपका अगर कंट्रोल की बात करें स्टेट लेजिस्लेचर पर, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, अगर उस पर कंट्रोल की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास फॉर्मल पावर्स हैं, बस आम पावर हैं, कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है। हाँ भाई काम ये है, अच्छा ऐसा कर दो, ये कर दो, इस तरीके से है। थोड़ी सी अथॉरिटी भी है सरकार से पूछताछ करने की कि हाँ भाई अच्छा ऐसा है तो क्या काम किया, क्या कर रहे हो। उनको रूडली नहीं, मतलब एक आदेश के हिसाब से नहीं, हाँ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इनके पास अधिकार होते हैं। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई जो बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल, आपका विधान परिषद में चर्चा होती है। ऑर्डिनरी बिल जो बनाए जाए तो उस पर विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में चर्चा हो जाती है। वो अपने मत रख सकते हैं, अपने फैसले बता सकते हैं, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल होता है, जो धन बिल है, जो मनी बिल है, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई अधिकार होता ही नहीं, उनसे कुछ पूछा जाता ही नहीं, उनसे कोई राय ली जाती ही नहीं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले अ बिल फॉर सम टाइम। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो मान लो कोई बिल आया, विधानसभा ने कोई बिल इनके पास भेजा कि भाई अच्छा ये बिल है, बस इसको देख लो, और उसका मन नहीं है तो वो अपने पास एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रख सकती है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। इससे ऊपर वो उसको अपने पास रख नहीं सकती भाई, उसको वापस भेजना पड़ेगा अपने फैसले के साथ, और दोबारा फिर उसके पास आएगा भी नहीं। जो उनको फाइनल करना है वो कर देंगे, बट इट कैन नॉट विद होल्ड द बिल परमानेंटली। ये उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, हमेशा उसको रोक कर नहीं रख सकते। ये आप देख सकते हैं कि विधान सभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये सबसे टॉप पे है, ये अपने आप में कमज़ोर परिषद है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स
this is all for today. In the next lecture we will discuss the whole chapter again, but today we are stopping on this topic. So please watch this video very carefully once again, listen each word very clearly once again, जिससे कि आप लोग अपनी सरकार के बारे में काफ़ी कुछ जान सको, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको पहुंचाइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।